साथियों, 20 बरस हो गए हैं गोधरा के हादसे को। आज मैं आप लोगों से उस सवाल को फिर से उठाना चाहता हूं, क्योंकि उसने हमारे हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा बदल दी थी। उसके पहले तक हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता तो थी, लेकिन डोमिनेट नहीं करती थी। और भी विचारधाराएं थीं समाज में, गांधीवादी विचारधारा थी, संवेदनशीलता जिंदा थी। लेकिन इस घटना के बाद से हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता एक डोमिनेंट फोर्स बन गई। हुआ ये था कि एक डिब्बे में आग लगी और बाहर से नहीं लगाई गई। ये जाहिर हो गया, बाद में कचहरी का फैसला भी आया जिसमें मास्टरमाइंड हाजी उमर जी को बताया गया, तो उनको बरी कर दिया गया। तो जाहिर है बाहर से आग नहीं लगी थी। और मैं तो तभी गया था, तो मैंने देखा था डिब्बा और जगह को, तो अंदर से आग लगी थी, बाहर से नहीं लगी थी। किसी ने लगाई नहीं थी, बाहर से मॉब नहीं था उसमें रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जो हिंसा हुई 2 दिन के बाद, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। 2000 लोग मारे गए, 1 लाख लोग बेघर हुए और मारे भी गए बहुत ही खौफनाक तरीके से। जिंदा चलाए गए ज़्यादातर लोग। फिर 9 महीने तक लोगों को रिलीफ कैंप में रहना पड़ा। उन दिनों में बार बार जाया करता था, हर महीने 1.5 महीने पे जाता था, 2-3 दिन रहता था उधर और कोशिश करता था कि लोग वापस लौट जाए। तो जिन गांव से लोग मारे गए थे, घर जलाए गए थे, भागे थे, उनके आसपास के गांव में जाता था ताकि लोग उनको वापस बुलाने के लिए जाएं या बुला लाएं, ऐसा माहौल बने ताकि लोग लौट सकें। 9 महीने लग गए। 9 महीने बाद जब लोग लौटे तो सबसे मसला खड़ा हुआ बच्चों की पढ़ाई का, क्योंकि मार्च के महीने में जिस बच्चे दंगा हुआ था शुरू में, तो इम्तहान नहीं दे पाए थे। 1 साल के बाद जब लौटे वो, तो उसके पहले वाली क्लास में उनको दाखिला मिल रहा था, यानी 2 साल का लोगों को नुकसान हुआ। गोधरा जिले के तो शिक्षा अधिकारी से मैंने मुलाकात की थी, तो वो मेरी बात मान गए। उन्होंने कहा कि इन बच्चों का हम इम्तहान ले लें, अगली क्लास में चढ़ा देंगे। यानी 1 साल का नुकसान तो हुआ, लेकिन बाकी नहीं होगा। लेकिन हाई स्कूल की सिचुएशन इतनी ख़राब थी, पांड्रावाड़ा हाई स्कूल की, जिस गांव में मैं ख़ासतौर से घूमा, कि 500 बच्चों में 3 बच्चे मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो दाखिले का इम्तहान होता है, एडमिशन टेस्ट, जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको हम लेते हैं। मुस्लिम बच्चे गरीब थे, मजदूर तबके के थे, तो उनको नहीं हो सकता था। तो लिहाजा हमने कहा कि भाई कोई इनको ट्यूशन पढ़ा दे, ताकि 7वीं के बाद 8वीं में जब ये हाई स्कूल में जाएं तो उनका दाखिला हो जाए। पढ़ाने के लिए 1-2 लोग तैयार भी हुए लूनावाड़ा वगैरह में, लेकिन जब पता लगा कि इस गांव में तो 27 लोग मारे गए थे, 157 घर जले थे, तो फिर वो नहीं आए। फिर वहीं से एक साथी हमारे जान मोहम्मद, वो फैज़ मोहम्मद हैं, तो वो तैयार हुए पढ़ाने के लिए। मैं भी कभी कभी जाके रुकता था, तो ऐसे हुआ। तो एक मंजर तो ये हुआ कि रिहेबिलिटेशन में 1 बरस लग गया। लेकिन एक अच्छी बात हमने देखी इन रिलीफ कैंप में रहने वाले शरणार्थियों में, कि आम हिंदुओं से कटुता नहीं थी इनके दिमाग में। लेकिन आम समाज के, हिंदू समाज के जो लोग थे, उनमें भी नहीं थी कटुता, लेकिन उनमें जो दंगाई एलिमेंट था, उसमें कोई उनको पछतावा नहीं था। और उनकी तूती बोल रही थी। ग्राम पंचायतों में वो चुने जाते थे। बाद में जब असेंबली के इलेक्शंस हुए, तो उसमें वो 5 हम 5 हमारे 25 का वहाँ के मुख्यमंत्री ने नारा लगाया, मियां मुशर्रफ जैसी बातें कही। यानी पोलराइजेशन की आग को जिंदा रखा गया। और वो 3 टर्म्स वहाँ पर भाजपा को हुकूमत करने का मौका मिला, और देश की राजनीति पर उनका की पकड़ मजबूत हुई। केंद्र में सत्ता भी उनके हाथ में आ गई। तो ये गोधरा की वजह से हुआ। गोधरा में फिर हमने महसूस ये किया कि आवाम में एकता कायम करने के लिए कुछ करूं। तो 2002 के दिसंबर के महीने में हमने 2 दिन का वर्कशॉप किया। 2 दिन का जब वर्कशॉप किया, उसमें 1000 बच्चे आए। 500 हिंदू बच्चे, 500 मुस्लिम बच्चे। हमने गणित का वर्कशॉप रखा था, क्योंकि उसके पहले के साल में 28% रिजल्ट था मैथमेटिक्स, मतलब हाई स्कूल का रिजल्ट। उसमें ज़्यादातर बच्चे गणित में फेल थे। हमने वर्कशॉप रखा, तो उससे दोनों के बीच में, जबकि कर्फ्यू चल रहा था, रात का कर्फ्यू चल रहा था गोधरा में, आधी आबादी वहाँ की हिंदू है, आधी मुसलमान है। तो हमने जब वर्कशॉप किया तो उसका अच्छा असर पड़ा। और भी हमने रिसेंटली 2022 के जनवरी में भी वर्कशॉप किया, और हमने 5 स्कूलों में वर्कशॉप किया। एक स्कूल में तो नहीं, लेकिन 5 स्कूलों में 300-300 बच्चों के वर्कशॉप किए उस इलाके में, लूनावाड़ा में और गोधरा में। उसका अच्छा असर पड़ा।
तो मैं महसूस करता हूँ कि एक रास्ता हमारे लिए वर्कशॉप के ज़रिए बच्चों से आत्मा से जुड़ने का एक मौका हमारे पास है। हम पढ़ाएंगे तो गणित, लेकिन गणित पढ़ाते पढ़ाते जब इंसानियत की 4 बातें कहेंगे तो बच्चों की रूपों में उतर जाती है कि नफ़रत जहर है, इससे बचो, कपट से बचो, भेदभाव से बचो। ये 3 बातें लोगों के रगों में आ जाएं तो इंसानियत का बड़ा सबक बच्चे सीख लेते हैं, या हम सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात और हुई कि प्रशासन पर ऐसा नफ़रत का नशा चढ़ा कि 2008 में जब केंद्र सरकार ने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम चालू की, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक का पूरा खर्चा केंद्र सरकार दे रही थी, तो हर जगह लागू होगी, गुजरात में भी लागू होगी। लेकिन प्री मैट्रिक का 25% खर्चा केंद्र राज्य सरकार को देना था, तो उनकी सरकार ने, मोदी जी ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। हिंदुओं को क्यों नहीं मिल रही, मुसलमानों को क्यों मिल रही? मुसलमानों को इसलिए मिल रही थी कि उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा की स्थिति दलित समाज के लगभग बराबर है और उनको दलित माना नहीं जाता है, इसलिए उनको ज़रूरत थी। लेकिन ये तो नशे में थे, तो नहीं माने इस बात को। 3 बरस हमने अभियान चलाए, 20 संगठनों से मिलकर चलाया, इन्होंने सुना नहीं, हमें कभी मौका नहीं दिया बात करने का। हम कई बार मेमोरेंडम देने गए, लेकिन कोई वहाँ से खबर नहीं आती थी। इतना ज़रूर हुआ कि जब हमने कुछ आर्टिकल वहाँ के अखबारों में लिखे कि भाई अहमदाबाद के जोहापुरा के इलाके की आबादी तो 3 लाख है, वहाँ पर सरकारी स्कूल कोई है नहीं, हाई स्कूल, और एक 8वीं तक का स्कूल है, उसमें 800 बच्चे पढ़ते हैं, 16 मास्टर हैं, लेकिन क्लासरूम में सिर्फ 4। तो वहाँ के जो शिक्षा सचिव थे, बहुत अच्छे आदमी थे, अडिया साहब, उनसे हमने कहा, तो सरकार ने तो, यानी मुख्यमंत्री ने को जब अर्जी लगाई तो उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। लेकिन इनसे जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने फिर एक टीम भेजी मुआयना करने के लिए, और उनको लगा कि तो बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन है, तो फिर वहाँ पे एक हाई स्कूल बना। तो खैर कुछ काम तो हुआ जब परसिस्टेंट किया, लेकिन जो ब्लेटेंट नेग्लिजेंस थी कि सरकार की, केंद्र सरकार की स्कीम जिसमें लगभग 1 लाख बच्चों को फ़ायदा होना था, वजीफा मिलना था ताकि उनकी पढ़ाई चल सके, इन्होंने करने नहीं दी। बाद में एक साहब कोर्ट गए, 2014 में उनका फैसला आया, तब तक केंद्र सरकार में मोदी जी आ गए थे, तो खैर वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो गई स्कीम, अब चल रही है। तो गुजरात की आज हालत क्या गुजरे 20 बरस में, आज भी जिन लोगों ने दंगा कराने वालों के जरिए अपना बड़प्पन जताया, हुकूमत हासिल की, कारोबार बढ़ाए, उन लोगों में कोई रिमोर्स नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, उनकी तूती बोल रही है, उनके हाथ में अभी भी पावर है। एक और नुकसान ये हुआ सबसे बड़ा कि हिंदुस्तान भर का जो उद्योगपति है, कॉरपोरेट इलीट है, वो सारा का सारा इसी खेमे में चला गया। उनके हाथ में मीडिया था तो मीडिया का दुरुपयोग करने लगा। इससे गुजरात के माहौल में जो 2002 के पहले की सूरत थी कि आम रिश्ते थे अच्छे लोगों के, हिंदू मुसलमानों के दरमियान, आदिवासी और मुसलमानों के बीच में, वो रिश्ते नॉर्मलाइज थोड़े बहुत तो हुए हैं, लेकिन उतने नहीं हो सके कि हम उस हालत में पहुंच सकते। एक परमानेंट डैमेज जैसा कर दिया। अभी भी खौफ है लोगों में, क्योंकि प्रशासन और हुकूमत समय समय पे फसादी चीज़ें खड़ी करती रहती है, तो लोगों में सच्ची बात कहने की हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 20 साल के इस मौके पर हम आत्मनिरीक्षण करें। केंद्र सरकार और देश की राजनीति पे जो गुजरात का असर पड़ा वो तो खौफनाक है ही। मैं मानता हूँ कि जितना सांप्रदायिकीकरण 2002 के ज़हनीत का सांप्रदायिकीकरण 2002 के फसाद ने किया है, इतना किसी और चीज़ ने नहीं किया, मंदिर आंदोलन के अलावा उसने भी किया। लेकिन इसने तो ऐसी सूरत पैदा कर दी कि आज हम लोग उसको कल्चर मानने लग गए हैं, नफ़रत को संस्कृति मानने लग गए हैं, जो कि बहुत ही घटिया चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग आत्मनिरीक्षण करें और गुजरात जैसी घटनाओं को कभी होने ना दें। उससे जो नुकसान हुआ या जो कालिख हमारे जहनों पे आई है उसको हम साफ करें। बहुत बहुत शुक्रिया।